नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। चैप्टर 5 चल रहा है बच्चों। वंशागति का आणविक आधार पढ़ रहे हैं। इससे पहले वंशागति के सिद्धांत और विविधताओं के बारे में पढ़ा गया था, ठीक है, जिसमें मेंडल ने कहा था कि कोई ऐसा फैक्टर होता है जो कि जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। अब उसी फैक्टर के बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में अपने पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि डीएनए क्या होता है और डीएनए की क्या खासियत होती है। बेसिकली डीएनए किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि डीएनए आपका किन 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन होता है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं, आपके पेंटोज शुगर होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं और क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। तो आज वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। न्यूक्लियोटाइड के बारे में स्टडी किया था हमने। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या है आपका, एक तो है आपका पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर में कितने कार्बन परमाणु थे, 5 कार्बन परमाणु, ठीक है। डीएनए में आपका क्या था, C5H10O4 था, क्योंकि एक ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। डीएनए की बात कर रहे हैं। इसके साथ में क्या था, नाइट्रोजनी क्षार। क्या था, नाइट्रोजनी क्षार। और क्या चीज मिला हुआ है इसके साथ में, और क्या मिला हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप। क्या मिला हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप मिला हुआ है। फॉस्फेरिक एसिड होता है आपका, फॉस्फेट मूलक जिसको कहा जाता है, ठीक है। और इसी फॉस्फोरिक एसिड के कारण हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए है या आरएनए है, वो नेचर में कैसा होता है बच्चों, एसिडिक होता है, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ें, तीनों ही कंपोनेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। अब अगर इसमें मतलब ये जो आपका चेन बन रहा है, जो श्रृंखला बन रही है, इसमें आप क्या करिए, इस फॉस्फेट ग्रुप को एब्सेंट कर दीजिए, मतलब इस फॉस्फेट ग्रुप को हटा दीजिए। तब ये क्या बन जाएगा आपका, तब ये बन जाएगा आपका न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। टाइड में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। जो साइड होता है, न्यूक्लियोसाइड है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा, एब्सेंट रहेगा। एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। देखो क्या है, पेंटोज शुगर और क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजनी क्षार। सिर्फ 2 ही चीज़ें प्रेजेंट हैं, पेंटोज शुगर प्रेजेंट है और नाइट्रोजनी क्षार प्रेजेंट है। तो जो श्रृंखला बन रही है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कॉम्पोजिशन बन रहा है, वो है आपका न्यूक्लियोसाइड। क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। और न्यूक्लियोसाइड में क्या होते हैं, ये पेंटोज शुगर से आपका फर्स्ट कार्बन पर क्या जुड़ा होता है, आपका नाइट्रोजनी बेस जुड़ा होता है, नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा होता है। रिवाइज करिए, नाइट्रोजिनस बेसिस के बारे में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कार्बन एंड नाइट्रोजन के हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके। 2 टाइप के नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, कौन कौन से, प्यूरीन बेस होता है, पायरिमिडीन बेस होता है। प्यूरीन बेस जो होता है डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, पायरीन बेस जो होता है सिंगल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। प्यूरीन बेस में 2 मेंबर प्रेजेंट थे, कौन कौन से, AG प्रेजेंट थे, कौन कौन से, एडेनिन और गुआनिन। ये क्या हैं, आपके प्यूरीन बेसिस हैं। कौन कौन से बेसिस हैं, मतलब कौन से बेस हैं, प्यूरीन बेसिस हैं, प्यूरीन क्षार हैं ये, ठीक है। और आपके पायरिमिडीन में क्या क्या था, कट से याद रखना था आपको, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ये तीनों क्या हैं बच्चों, पायरिमिडीन क्षार हैं। पायरिमिडीन में आपके बेंजीन रिंग कितने थे, 1 बेंजीन रिंग था, सिंगल बेंजीन रिंग आपका प्रेजेंट था। अब कुल मिलाकर के नाइट्रोजिनस बेसिस कितने हैं, 5 हैं। लेकिन डीएनए या फिर आरएनए में केवल और केवल 4 ही नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। और डीएनए में हमारा कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, सी को हटा दो, सॉरी इसको यूरेसिल को हटा दो, क्या प्रेजेंट होगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, थाइमिन प्रेजेंट होगा। किसका पेयर किसके साथ बनेगा, आगे डिस्कस करेंगे, कल भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा, ठीक है। अभी फिलहाल हमें क्या समझना है, न्यूक्लियोसाइड क्या समझना है। तो ये है हमारा नाइट्रोजिनस बेस। अब हम क्या बनाएंगे, एक सेकेंड, ये है हमारा पेंटोज शुगर, ठीक है। यहाँ पर 5 प्राइम कार्बन है हमारा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है हमारा, ठीक है ना, 1 2 3
4 and 5, राइट। तो फर्स्ट प्राइम पर क्या जुड़ा होता है आपका, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है। यहाँ पे लेट्स से कि क्या है, एडेनिन है। अब इस 5th कार्बन से क्या जुड़ा होता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है ना। क्या जुड़ा होता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। अब ये क्या बन रहा है, किसका स्ट्रक्चर बन रहा है, किसका चेन बनाया इसने, न्यूक्लियोटाइड का। किसका चेन बनाया, ये है न्यूक्लियोटाइड का। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, किसका चेन बनाया, न्यूक्लियोटाइड का। और इसी तरीके से क्या होते हैं, फिर से आपका क्या होगा, ये 3rd प्राइम पर हमारा फिर से क्या आ जाएगा, एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ से। तो क्या बन जाएंगे, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जुड़ जाएंगे। फिर अगला क्या होगा, ये फिर से एक पेंटोज शुगर से जुड़ा होगा। तो शुगर फॉस्फेट शुगर इस तरह से बनाते हैं। क्या रहेगा आपका, शुगर फॉस्फेट, फिर क्या आएगा, शुगर, उसके बाद फिर से कौन सा आएगा, फॉस्फेट आएगा। तो शुगर फॉस्फेट शुगर, शुगर फॉस्फेट शुगर। और एक तरफ शुगर से क्या लगा होगा, नाइट्रोजिनस बेस। एक तरफ शुगर से क्या लगा होगा, नाइट्रोजिनस बेस लगा होगा। ये किसका स्ट्रक्चर बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना रहा है। किसका स्ट्रक्चर बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड का। अब ये जो तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं बच्चों, वो तुम्हारे क्या होते हैं, बीच में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, बीच में। किसके बीच में, ये देखो, अगर ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो ये जो बाहर जो लाइन, जो इसकी रेखा बना रही है, जो चेन बना रहा है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है शुगर फॉस्फेट। क्या प्रेजेंट होता है, शुगर और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। जबकि नाइट्रोजिनस बेसेस जो होते हैं वो आपके बीच में प्रेजेंट रहते हैं। इस तरह से सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, बीच में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो एक और चीज कही जाती है कि जो न्यूक्लियोटाइड का ये शुगर और फॉस्फेट वाला ये जो ग्रुप बनता है, ये आपका डीएनए का बैकबोन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, डीएनए का बैकबोन बनाता है। और उसके बाद डीएनए के अंदर में क्या प्रेजेंट रहते हैं, नाइट्रोजिनस बेसेस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां से क्या करूं, अब अच्छे से क्लियर बनाती हूं थोड़ा सा। अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, शुगर है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, शुगर है। और इस शुगर से क्या लगा हुआ है, आपका नाइट्रोजिनस बेस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजिनस बेस लगा हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड। सिर्फ और सिर्फ पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजिनस बेस का कॉम्बिनेशन है। पेंटोज शुगर नाइट्रोजिनस बेस का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोसाइड होता है। पेंटोज शुगर नाइट्रोजिनस बेस का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोसाइड होता है। यहाँ पे एडेनिन लगा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एडिनोसिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, एडिनोसिन बोलेंगे, ठीक है। आरएनए में इसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, एडिनोसिन। डीएनए होगा तो डीऑक्सी एडिनोसिन बोलेंगे। अब यहीं पर तुम्हारा एडेनिन के जगह पर क्या हो जाए, थाइमीन हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, थाइमीडीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थाइमीडीन बोलेंगे। क्या कहेंगे, थाइमीडीन कहेंगे इसको। अगर डीएनए में है तो डीऑक्सीथाइमीडीन बोलेंगे। इसी तरह से आपका यहाँ पे यूरेसिल होगा तो क्या कहेंगे, यूरेसिल बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे, आपका यूरिडीन बोलेंगे, सॉरी यूरिडीन बोलेंगे। और यही आपका डीएनए में होगा तो इसको क्या कहेंगे, डीऑक्सी यूरिडीन बोलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे गुआनिन होगा तो क्या कहेंगे, गुआनोसिन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, गुआनोसिन कहेंगे। और डीएनए में होगा तो डीऑक्सी गुआनोसिन कहेंगे। ये सभी क्या है, तुम्हारे न्यूक्लियोसाइड हैं। क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। क्या है आपके, न्यूक्लियोसाइड है बच्चों, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब यहीं पर अगर आपका 5th कार्बन पर क्या आ जाए, आपका फॉस्फेट ग्रुप आ जाए तो ये बन जाएगा आपका टाइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, टाइड बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या बन रहे हैं, आपके न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं। अभी हम कंपैरिजन देखेंगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में कंपैरिजन हम दोनों का देखेंगे। अब मैं रीड करने जा रही हूँ, देखो यहाँ पे, इसीलिए ये मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेकर के आई हूँ आपके लिए। क्या लिखा हुआ है, जब एक नाइट्रोजनी क्षारक
तथा एक शर्करा अणु ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है, जो संरचना बनती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। कल हमने डिस्कस किया था कि जिस पॉइंट पर आपका पेंटोज शुगर के साथ में बेस जुड़ता है वो कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा। प्रायः शर्करा अणु का फर्स्ट कार्बन जो होता है वो पिरिमिडीन के तीसरे नाइट्रोजन द्वारा, पिरिमिडीन के तीसरे नाइट्रोजन और प्यूरीन के 9वें नाइट्रोजन के द्वारा क्या होते हैं, साथ में कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा जुड़ते हैं। कौन सी अभिक्रिया इनके बीच में होती है, मतलब ये दोनों आपस में किस अभिक्रिया के द्वारा जुड़ते हैं, तो संघनन अभिक्रिया के द्वारा आपस में जुड़ते हैं और एक बॉन्ड बनता है। जो कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। हमने क्या क्या पढ़ा कि पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पर, फर्स्ट प्राइम यानी फर्स्ट प्राइम कार्बन पर क्या होता है, पाइरिमिडीन का थर्ड वाला नाइट्रोजन, प्यूरीन का क्या होता है आपका 9th नंबर का जो नाइट्रोजन होता है, ये क्या होते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन द्वारा, संघनन अभिक्रिया द्वारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और क्या संरचना बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाने वाले न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं, नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है तो एडिनोसिन, ग्वानिन है तो ग्वानोसिन, थाइमीन है तो थाइमिडीन, आपका साइटोसिन है तो साइटिडीन और यूरेसिल है तो यूरिडीन बनाएंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो नाम है, ये आप आरएनए में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, आरएनए में पढ़ेंगे। अगर यहीं पर आपका डीएनए होगा तो सबके नाम के पहले क्या लगा दोगे, डीऑक्सी लगा दोगे। क्या लगा दोगे, डीऑक्सी लगा दोगे, बस। क्या लगा दोगे, डीऑक्सी। अब आते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, एक बार और रिवाइज करते हैं न्यूक्लियोटाइड को। देखो क्या बन रहा है ये आपका, अब आप बताना कि ये क्या बना, न्यूक्लियोसाइड है कि न्यूक्लियोटाइड है। अभी ये क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियोसाइड है एडिनोसिन का, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है। अब ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बना बच्चों, न्यूक्लियोटाइड बना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज द डिफरेंस, अगर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर विद नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट ये आपका पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, याद रखना, अब याद हो जाएगा, 3-4 बार रिवाइज कर चुकी हूँ। देखो ये एक कंपैरिजन है दोनों चीज़ों में, न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि ये जो हमारा पेंटोज शुगर है, ये है हमारा पेंटोज शुगर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पर PO4 लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अगर ये फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाए, 3 हो जाए, तो ये फॉस्फेट ग्रुप कितने हो जाए, 3 हो जाए, तो ट्राईफॉस्फेट बोल सकते हैं इसको हम। क्या बोल सकते हैं बच्चों, ट्राईफॉस्फेट। 2 रहेंगे तो क्या बोल सकते हैं, डाईफॉस्फेट, और 1 रहेगा तो क्या बोलेंगे, मोनोफॉस्फेट बोलेंगे। ट्राई है तो आप 3 है तो ट्राईफॉस्फेट, 2 है तो डाईफॉस्फेट, और 1 अकेला है, सिंगल है, तो मोनोफॉस्फेट बोलोगे। ठीक है, अब यहीं से हम देखेंगे, अब यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, थाइमीन है, और यहाँ पर सिंगल क्या है तुम्हारा, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या हम इसको न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं इसको, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम फॉस्फेट को अकेले एक अलग यूनिट के रूप में काउंट कर रहे हैं। इसीलिए इस वाले स्ट्रक्चर को हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोसाइड पढ़ा, और फॉस्फेट को अलग से पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट कर रहे हैं। अदरवाइज ये आपका पूरा का पूरा यूनिट क्या है, आपका न्यूक्लियोटाइड का है। बट अब अगर यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप के फॉस्फेट मूलक के 2 ग्रुप आ जाएं तो क्या बोलेंगे हम इसको, न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट।
इसी तरह से फॉस्फेट ग्रुप के 3 मूलक आ जाए तो क्या बोलेंगे हम इसको, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसको हम गिनेंगे या हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। अब कंपैरिजन देखते हैं। देखिए, शर्करा प्लस नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोसाइड, शर्करा क्षारक और फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहाँ पे पहले से ही बहुत अच्छा सा एक टेबल बना हुआ था, तो इसीलिए इसे बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। डीएनए में कैसे हम इसको रीड करेंगे बेटा, देखो डीएनए में आप इसको कैसे रीड करोगे, एडिनिन है आपका, क्या लगा हुआ है आपका नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन है, तो आप इसको क्या बोलोगे, डीऑक्सी एडिनोसिन, दिस इज योर न्यूक्लियोसाइड। क्या है ये आपका, न्यूक्लियोसाइड है, डीऑक्सी एडिनोसिन। इसी तरह से ग्वानिन है तो क्या बोलोगे, डीऑक्सी ग्वानोसिन। थायमीन है तो क्या बोलोगे, डीऑक्सी थायमिडीन। साइटोसिन है तो क्या बोलोगे, डीऑक्सी साइटोसिन। और ये हो गया आपके क्या, 4 नाइट्रोजनस बेसेस हो गए हमारे डीएनए में, ठीक है। अब आरएनए की बात करते हैं। आरएनए में क्या हो जाएगा, एडिनोसिन, गुआनोसिन, यूरिडीन एंड साइटिडीन। अब यूरिडीन क्यों आया, क्योंकि आरएनए में थायमीन की जगह पर यूरेसिल होता है। आरएनए में थायमीन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल होता है, ये याद रखना। डिफरेंस आएगा, पूछेगा कि डीएनए और आरएनए में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। डीएनए डबल हेलिकल होता है, आरएनए सिंगल हेलिकल होता है, डीएनए में थायमीन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है, और इस तरह से और भी कई सारे आपके डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो आरएनए में थायमीन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल होता है, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। अब आ जाइए, अब आते हैं न्यूक्लियोटाइड वाले पर पढ़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है आपका, देखो न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस के साथ साथ में क्या है, फॉस्फेट भी है, ठीक है। डीएनए में किस तरह से पढ़ेंगे, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, पढ़ सकते हैं इसको बच्चों, पढ़ सकते हैं, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये वाला अभी मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था, देखो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, एडिनिन है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, PO4 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, PO4 है, ठीक है। ये क्या है आपका, क्या आप इसको डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोल सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अदरवाइज ये किसका डायग्राम दिख रहा है, न्यूक्लियोटाइड विद नाइट्रोजनस बेस विच इज एडिनिन, ठीक है ना। देखो तो इसको क्या क्या आप रीड कर सकते हो, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हम बोल सकते हैं, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, एडिनिन डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, क्या है तुम्हारा, न्यूक्लियोटाइड है। तो और क्या है आपके डीएनए का बेस स्ट्रक्चर है ये, तो क्या इसको पढ़ सकते हैं, डीऑक्सी एडिनिन डीऑक्सी राइबोज, सॉरी एडिनिन डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से ग्वानिन रहेगा तो क्या पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे, ग्वानोसिन, ग्वानोसिन मोनो, क्या पढ़ोगे, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर क्या पढ़ोगे, ग्वानिन डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से तुम्हारा थायमीन होगा तो क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे इसको, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, इसको हम रीड कर सकते हैं, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, या फिर इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, थाइमीन डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड, नॉट न्यूक्लियोसाइड। वाई, क्योंकि ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप आ गया तो क्या बन जाएगा आपका, न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब मैं वही चीज पढ़ूंगी, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट आ जाएगा आपका, या फिर हम इसको क्या रीड कर सकते हैं, ग्वानिन डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड। फिर क्या है, थाइमीन रहेगा तो डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, या इसको हम क्या रीड कर सकते हैं, थाइमीन डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसी तरह से तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा, तो डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, और या इसको क्या रीड कर सकते हो, साइटोसिन डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड। क्या पढ़ सकते हो, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड। एक बार फिर से देखो, पिक्चर देखोगे, पिक्चर से याद करो, समझ में आ जाएगा, पिक्चर से इसको रीड करने की कोशिश करो, 1 मिनट देखो, ठीक है, ये है आपका यहाँ पर PO4 है, ठीक है,
और यहाँ पर आपका लगा हुआ है नाइट्रोजिनस बेस, ए लगा दिया। ठीक है, हम डीएनए में इसको हम पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे? डीएनए में। ठीक है, डीएनए तो डीऑक्सी सब में लगाएंगे। डीऑक्सी एडेनिन मोनोफॉस्फेट बोल सकते हैं इसको, एडिनोसिन नॉट एडेनिन, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको आप क्या पढ़ सकते हो? एडेनिन डीऑक्सीराइबोज क्या है आपका? न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से रीड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एडेनिन की जगह पर क्या आ जाएगा? थाइमीन आ जाएगा, तो इसको क्या पढ़ोगे? डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। क्या रीड करोगे? डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। या फिर इसको और क्या रीड किया जा सकता है? थाइमीन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से तुम्हारा क्या आ जाएगा? ग्वानीन आ गया, तो आप क्या पढ़ेंगे? डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। या फिर आप इसको क्या रीड करोगे? ग्वानीन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसी तरह से आपका साइटोसिन आ गया, तो क्या पढ़ेंगे बच्चों? डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। या फिर आप इसको क्या पढ़ेंगे? साइटोसिन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये है आपका क्या? ये है आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्या हैं आपके? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। या सीधा सीधा सा आप इनको क्या पढ़ सकते हो? सीधी सी भाषा में हमने अभी क्या स्टडी किया? अब आरएनए को देखो, आरएनए में अगर न्यूक्लियोटाइड को रीड करना है, अभी तो हमने डीएनए में न्यूक्लियोटाइड को रीड किया, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड को रीड किया, अब आरएनए में न्यूक्लियोटाइड को रीड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का चेन नहीं बनता है। ठीक है, अब आरएनए में अगर तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड का चेन बना है तो क्या पढ़ेंगे? सीधी सी बात है, क्या पढ़ेंगे आप इसको? साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या पढ़ोगे? साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। या फिर इसको और क्या पढ़ सकते हो? एक सेकेंड, नॉट साइटोसिन, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट पढ़ेंगे इसको। ठीक है, माफ कीजिएगा, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, या फिर इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? साइटोसिन राइबोज न्यूक्लियोटाइड पढ़ सकते हो, साइटोसिन राइबोज न्यूक्लियोटाइड। आरएनए है ना, आरएनए में हम क्या पढ़ते हैं? कौन सा शुगर होता है? राइबोज शुगर होता है। डीएनए में कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, अब आपका क्या है? यूरेसिल है। क्या है आपका बच्चों? यूरेसिल है। तो क्या हम इसको यूरिडीन मोनोफॉस्फेट बोल सकते हैं? यूरिडीन मोनोफॉस्फेट बोल सकते हैं। या फिर इसको क्या रीड किया जा सकता है बच्चों? यूरेसिल राइबोज न्यूक्लियोटाइड, यूरेसिल राइबोज न्यूक्लियोटाइड। देखो यहाँ पे अब क्या लिखा है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? एडिनिन राइबोज न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से बाकी चीज़ों को भी हम रीड करेंगे। ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट को इसी तरह से ग्वानिन राइबोज न्यूक्लियोटाइड रीड करेंगे। यूरिडीन मोनोफॉस्फेट को इसी तरह से यूरेसिल राइबोज न्यूक्लियोटाइड रीड कर सकते हैं। साइटिडीन मोनोफॉस्फेट को हम क्या रीड कर सकते हैं? आपका क्या पढ़ेंगे? साइटोसिन राइबोज न्यूक्लियोटाइड हम रीड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया तुम्हारा? देखो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस था? क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप नहीं प्रेजेंट है तो मोनोफॉस्फेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है न्यूक्लियोसाइड में। किसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है? न्यूक्लियोसाइड में लगाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या बन रहे हैं आपके? एडिनोसिन बन रहा है, ग्वानोसिन बन रहा है, यूरिडीन बन रहा है, साइटिडीन बन रहा है। यूरिडीन कब बनेगा? जब यूरेसिल प्रेजेंट है। साइटिडीन कब बनेगा? जब साइटोसिन प्रेजेंट है। ग्वानोसिन कब बन रहा है? जब ग्वानिन प्रेजेंट है। एडिनोसिन कब बन रहा है? जब एडेनिन प्रेजेंट है। कौन से चेन में? न्यूक्लियोसाइड के चेन में। ठीक है, ये है आरएनए का। किसका है बच्चों? आरएनए का। अब आते हैं आरएनए का न्यूक्लियोटाइड वाला चेन। अगर क्या है? एडेनिन बेस है और मोनोफॉस्फेट है तो क्या पढ़ेंगे? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। गुआनिन बेस है तो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। यूरेसिल बेस है तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। साइटोसिन बेस है तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। मैं रीड कर करके बार बार जानबूझ के पढ़ रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए और कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना क्रिएट हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अगर डीएनए है तो डीऑक्सी लगा दोगे, बाकी सेम रीड करोगे। डीएनए है तो डीऑक्सी लगाओगे, बाकी जैसे हम रीड कर रहे हैं आरएनए में वैसे ही हम रीड करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का। अब आते हैं, हम पढ़ेंगे हमारा क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है हमारा डीएनए का, वो हम पढ़ेंगे। कल हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो हमारा बन रहा था। सबसे पहले पिक्चर देख लो।
ये है। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस तरह से बन रहा था ये हमने डिस्कस किया था, राइट। ये देखो आप, ये है आपका क्या, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के फर्स्ट प्राइम कार्बन पर क्या है, आपका बेस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो बेस प्रेजेंट है, थाइमीन प्रेजेंट है, राइट। अब फिफ्थ वाले कार्बन से हमारा क्या लगा हुआ है बच्चों, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद अब क्या होगा, ये है आपका एक न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद क्या होगा, इसके साथ एक और न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। तो एक और न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ेगा वो सबसे पहले वाले कार्बन का कौन सा नंबर, थर्ड प्राइम पर, कौन से प्राइम पर, थर्ड प्राइम पर एक और फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ेगा। क्या होगा, एक और फॉस्फेट ग्रुप आकर के आपका जुड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का बना, एक बॉन्ड यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का बना, यही बॉन्ड आपका क्या कहलाता है बच्चों, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाता है। अब आप इसको क्या रीड कर सकते हो, देखो इस वाले में हम क्या रीड करेंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। इधर वाले में क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जुड़ा हुआ है। अब ये जो 3 प्राइम पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड लगा, फिर यहाँ से आपका एक और पेंटोज शुगर आएगा जिसके 5th कार्बन से ये वाला फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में, यहाँ पर दरअसल एक ही एस्टर बॉन्ड है, इनके बीच में क्या बन रहा है, 2 एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं जो कि आपके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। कहाँ से बन रहे हैं, एक तो तुम्हारा 3 प्राइम पर एस्टर बॉन्ड बना, और दूसरा यही फॉस्फेट ग्रुप क्या हो रहा है, एस्टर बॉन्ड से 5 प्राइम के साथ में जुड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। एक जो आपका 2 न्यूक्लियोटाइड के चेन आपस में फॉस्फेट ग्रुप के साथ में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और सेम प्रोसेस क्या होता है, आगे इस तरह से चलता जाता है। यहाँ पर भी फिर से क्या आ जाएगा, आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आ जाएगा, एंड लास्ट का जो चेन होगा वहाँ पर 5 प्राइम पर आपका क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा, एंड 3 प्राइम पर क्या होगा बच्चों, 3 प्राइम पर आपका होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 3 प्राइम पर क्या होगा बच्चों, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये वाला जो इमेज है, ये वाला इमेज आपको ये समझाने के लिए है कि किस तरह से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के चेन बनते हैं। एक एक न्यूक्लियोटाइड का चेन इस तरह से जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन क्या करता है, बनाता है विद फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ बन रहा है, तुम्हारे फॉस्फेट ग्रुप्स आपस में जहाँ पे जुड़ रहे हैं, एंड जहाँ पर तुम्हारा नाइट्रोजिनस बेस जो है वो फर्स्ट प्राइम कार्बन के साथ में जुड़ता है, वहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से आपके जो न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स है, पेंटोज शुगर हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, एंड फॉस्फेट ग्रुप किस तरह से आपस में जुड़ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं बहुत क्लियरली समझा पा रही हूँ कि किस तरह से फॉस्फेट कहाँ पर लगा हुआ है, एंड नाइट्रोजनस बेस किस कार्बन पर लगे हुए हैं, और आपका 5 प्राइम और 3 प्राइम का क्या कनेक्शन बन रहा है। 5 प्राइम पर हमारा क्या लगा हुआ है बच्चों, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, एंड लास्ट का चेन हम जब देखते हैं तो वहाँ पर हमारा 3 प्राइम पर क्या लगा रहता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहता है। क्या लगा रहता है बच्चों, 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहता है। इसीलिए जो हमारी पोलैरिटी बनती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनती है। क्या बनती है बच्चों, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनती है, जिसको हम ध्रुवणता बोलते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवणता बोलते हैं, कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, जो ये श्रृंखला बन रही है वो किस डायरेक्शन में बन रही है। और यही आपको हेल्प करता है रीड करने में, और यही आपको हेल्प करता है कि किस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड से फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दूसरे न्यूक्लियोटाइड से तीसरा न्यूक्लियोटाइड किस तरह से आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर, फॉस्फेट ग्रुप जो है 5 प्राइम पर लगा हुआ है, एंड चेन का जो लास्ट वाला 3 प्राइम वाला होता है वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये वाला चेन देखिए, इसको भूल जाइए अभी, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए अब इधर पे,
ये क्या है आपका बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, ये है, हमने कल डिस्कस किया था कि जो हमारा डीएनए होता है वो बेसिकली क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है ना। ये है आपका 3 प्राइम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 प्राइम, और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा 5 प्राइम, और इधर पे क्या आ जाएगा 3 प्राइम। अब डबल स्ट्रैंडेड जो है ये एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे ये वाला जो हाथ है मेरा, मान लेते हैं ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ठीक है, इसके ऑपोजिट में इस तरह से खड़ा नहीं कर पा रही हूँ बेसिकली मैं, मतलब अपने हाथ को स्टैंड एकदम ऐसे नहीं कर पा रही हूँ, तो ये जो मेरा एल्बो वाला साइड है ये मेरे हैंड के इस साइड वाले पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है एंटी पोलैरिटी बनाते हैं, एंटी पैरेलल बनाते हैं, ठीक है। 3 प्राइम के ऑपोजिट में 5 प्राइम, और 5 प्राइम के ऑपोजिट में क्या होगा 3 प्राइम होगा, ठीक है। यहाँ पर ये इमेज देखो, ये है आपका 3 प्राइम, और 3 प्राइम पर क्या लगा हुआ है बच्चों, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ये है आपका 5 प्राइम, 5 प्राइम पर क्या लगा हुआ है बच्चों, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अब आ जाइए, अगर हम इसको इस तरह से घुमाते जाएं तो 5 प्राइम से फिर एंड कहाँ होगा, 3 प्राइम पर होगा, और ये 3 प्राइम पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली इधर पर आ जाइए, 3 प्राइम इधर दिख रहा है, तो यहाँ पर जब आओगे तो क्या दिखेगा, 5 प्राइम दिखेगा, और 5 प्राइम पर क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अब एक और चीज, बैकबोन जो बन रहा है, वो बैकबोन कौन बना रहा है, और बैकबोन किसका बना रहा है, डीएनए का जो चेन बन रहा है आपका, उसमें बैकबोन किसका बन रहा है, और बीच में क्या प्रेजेंट है, देखो जरा ध्यान से देखो, आपका पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप, 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 इस तरह से जुड़ता चला जा रहा है। इधर भी वही चीज आपको दिखेगी, पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप। तो किनारों पर क्या है, पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप आपस में किनारों पर एक चेन बना रहे हैं। पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप किनारों पर क्या बना रहे हैं, एक चेन बना रहे हैं। यानी कि ये जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड के बाहर की तरफ क्या लगा हुआ है, पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप बना रही है। ये जो सीढ़ी का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये कौन बना रहा है, पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप बना रहा है। और नाइट्रोजिनस बेसिस कहाँ पर आ रहे हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस अंदर की तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस क्या हो रहे हैं, अंदर की तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जो जैसे सीढ़ी होती है, ये मान लेते हैं कि ये सीढ़ी है, तो इस तरफ वाली जो डंडी होती है सीढ़ी की, और इस तरफ वाली, ये हैं आपके पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। और बीच में जो ऐसे आप क्या बनाते हो, बीच में जो लकड़ी रखते हो, जो जिससे चढ़ते हो आप, जिसकी मदद से, ये क्या है आपके, ये हैं आपके पेंटोज, और आपके क्या नाइट्रोजिनस बेसिस, क्या है नाइट्रोजिनस बेसिस। और ये नाइट्रोजिनस बेसिस आपस में किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। कि इनके बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, ये भी हम यहीं पर अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाइए, अब यहाँ पर देखो, ये क्या है आपका थाइमीन है, और ये क्या है तुम्हारा एडिनिन है, ठीक है। कितना बॉन्ड बन रहा है, 2 बॉन्ड बन रहा है। तो एडिनिन और थाइमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। एडिनिन और थाइमीन जो होते हैं वो आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से साइटोसिन जो है और गुआनिन जो है, ये आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं बच्चों, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। डीएनए में 4 नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होता है, आरएनए में भी 4 नाइट्रोजिनस बेस ही प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, डीएनए में एडेनिन थाइमीन के साथ में जुड़ा रहता है, आरएनए में एडेनिन यूरेसिल के साथ में जुड़ा रहता है। किसके साथ जुड़ा रहता है, यूरेसिल के साथ में जुड़ा रहता है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर अभी हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब हम आगे पढ़ने वाले हैं डीएनए की खोज के बारे में, कि स्टार्टिंग में जो डीएनए आपके, कि हमारा भैया 1 मिनट, चलो अच्छा ये रीड करना था ना। हाँ, जो बहुत सारे वैज्ञानिक आए तो इन्होंने आपस में बड़ा बहस किया कि आपका जेनेटिक मटेरियल है कौन, और इस चीज़ में ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे चूहों को मारा भी गया, ठीक है। आगे के एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि बहुत सारे चूहों को मारा गया था, ठीक है। तो वो किस तरह से स्टडी हुई थी, अगर हम डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर जानते रहेंगे तो हमें वो एक्सपेरिमेंट बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि डीएनए के कौन सी चीज़ को आधार बना करके वो प्रूव किया गया कि डीएनए ही आपका क्या है, जेनेटिक मटीरियल है।
उसको शुरू करने से पहले जो अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, जो हमने डायग्राम को समझा हुआ है बच्चों, अब वही मैं आपको क्या कर रही हूँ, रीड कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि रेफरेंस भी आपको मिल जाए। एक सेकेंड क्या खुल जाता है, रेफरेंस भी आपको मिल जाए, ठीक है। आ जाइए क्या लिखा हुआ है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या है आपका, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड विभिन्न क्रमों में जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहा जाता है। प्रत्येक श्रृंखला में एक न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोस शर्करा में 5 प्राइम स्थान के कार्बन नंबर 5वें पर कार्बन से जुड़ा फॉस्फेट समूह जो होता है जुड़ा रहता है, यानी सीधी सी बात है 5th कार्बन पर क्या जुड़ा रहता है, फॉस्फेट ग्रुप। और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोस शर्करा में, अब इसके बाद में यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये पेंटोज शुगर आ जाएगा। इसी तरह से उसके बाद में दूसरा वाला आ जाएगा, तो दूसरे वाले के 3rd नंबर पर जो कार्बन है उससे भी एक क्या जुड़ा रहेगा, ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहेगा। फिर एक और आएगा तुम्हारा पेंटोज शुगर, और उसके 5th नंबर पर क्या जुड़ा रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहेगा। तो इस 3 प्राइम और 5th प्राइम के बीच में क्या प्रेजेंट है, आपका फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। और जो कि यहाँ पे क्या बन रहे हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहा है। यहीं पर मैं आगे रीड करूंगी, देखो क्या लिखा है, कार्बन 5th पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और दूसरे डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर में क्या हो रहा है, तुम्हारे 3 प्राइम के स्थान पर कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। इसलिए इसे 5 प्राइम 3 प्राइम क्या कहा जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 5 प्राइम 3 प्राइम बोल लो, या फिर ऊपर से रीड करोगे तो 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हम कहेंगे। हम नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कार्बन नंबर 5th पर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम रीड करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्या रीड करते हैं बच्चों, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, हम हमेशा ही रीड इसको करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि 5th नंबर पर आपका क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। आगे आ जाइए। अतः पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में 2 न्यूक्लियोटाइड के शर्करा अणु फॉस्फेट अणु द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। इस प्रकार शर्करा फॉस्फेट शर्करा, शुगर फॉस्फेट शुगर के संयोग से एक दंड के समान संरचना बनती है, ये जो बेस बनाते हैं, ठीक है, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहा जाता है, और बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या कहा जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, या फिर बैकबोन कहा जाता है। नाइट्रोजनी क्षारक इस दंड को बनाने में भाग नहीं लेते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस नहीं प्रेजेंट है आपके, वो बीच में प्रेजेंट हैं। ये शर्करा अणुओं के प्रथम कार्बन से जुड़े होते हैं और पार्श्व समूहों साइड ग्रुप्स के रूप में इस दंड से समकोण बनाते हैं, यानी कि राइट एंगल पर आपके प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फेट अणुओं के कारण पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं क्या होती हैं, एसिडिक नेचर की होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, एसिडिक नेचर की होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पर आपको बताना है कि हर एक एनिमल का डीएनए का जो कॉम्पोजिशन होता है वो अलग अलग होता है, और ये अलग अलग होता क्यों है, क्योंकि आपके जो डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं प्रेजेंट हैं बच्चों, इनका सीक्वेंस अलग अलग होता है। हर एक एनिमल में, हर एक ऑर्गेनिज्म में डीएनए के जो आपके नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, इनका सीक्वेंस अलग होने की वजह से जो आपका बेसिकली जो प्रोटीन बनता है, एंड प्रोटीन इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट्स, जो आपके स्किन का कलर हो गया, आँखों का कलर हो गया, हाइट हो गया, बालों का जो स्ट्रक्चर है या फिर कलर है, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस क्या होता है, ट्रेट्स अलग अलग एनिमल में दिखाई देते हैं। इसीलिए जब कहा जाता है कि डीएनए टेस्ट वगैरह इसी वजह से क्या होता है, कराया जाता है, ठीक है। जब वो चैप्टर आएगा या वो टॉपिक आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। ये हमने डिस्कस कर लिया, एंड मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा रीड करेंगे, शारगाफ साहब ने क्या अपना रूल दिया हुआ था, जो कि हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं। अब क्योंकि इन्होंने ही ये नियम बताया था, हमें पता कैसे चला कि एडेनिन थायमिन के साथ में ही जुड़ रहा है और वो भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में, ये बताया था किसने, शारगाफ जी ने बताया था। किसने बताया था, आपके इरविन शारगाफ ने बताया था। किसने बताया, इरविन शारगाफ ने। सो इरविन शारगाफ नामक वैज्ञानिक ने 1950 में विभिन्न जीवों के डीएनए का स्टडी किया और वो कुछ कंक्लूजन पर पहुंचे, कुछ निष्कर्ष उन्होंने निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला, किसी भी जीव कोशिका में उपस्थित डीएनए के अणु में प्यूरीन तथा पिरिमिडीन क्षारकों की संख्या समान होती है। ऑलवेज
प्यूरीन बेस इज इक्वल टू पायरिमिडीन बेस, हमेशा याद रखना है। यानी कि एडिनिन जो है प्यूरीन है और ये थायमीन क्या है, पिरामिडीन है, ये दोनों ही हमेशा क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे संख्या में। एक ही जाति के जीवों के डीएनए के सभी अणुओं में क्षारकों की संख्या बराबर होती है। यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि अगर सेम स्पीशीज हैं तो इनके डीएनए में जो आपके नाइट्रोजनस बेसेस का नंबर है वो भी क्या होता है, समान होता है। एडेनिन की मोलर मात्रा थायमीन के बराबर होगी, वही जो आपका एडेनिन होगा वो थायमीन के क्या होगा, बराबर होगा। सिमिलरली साइटोसिन की मोलर मात्रा क्या होगी, गुआनिन के बराबर होगी। और एडेनिन जो है वो क्या है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। साइटोसिन गुआनिन के साथ में किससे जुड़ा होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा। अगला यही क्रम है, आ जाइए। एक ही जाति के जीवों के डीएनए में क्षारकों का जो अनुपात, रेशियो अगर आप निकालो तो A प्लस जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C प्लस टी, क्या हो जाएगा, C प्लस टी हो जाएगा। यानी ये जो आपके क्या है, ये प्यूरीन बेसिस जो हैं बराबर होंगे किसके, पायरिमिडीन बेसिस के। प्यूरीन बेसिस इज इक्वल टू योर पायरिमिडीन बेसिस, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये सीक्वेंस है आपका, प्यूरीन बेसिस हमेशा किसके बराबर होंगे, पायरिमिडीन बेसिस के। ये फर्स्ट पॉइंट को रेफरेंस लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है, याद करिए। क्या लिखा, प्यूरीन इक्वल्स टू पायरिमिडीन भी समान होता है। अर्थात यह अनुपात एक जातीय लक्षण है और यह अनुपात विभिन्न जाति के जीवों में अलग अलग होता है। ये जो रेशियो आपको मिलेंगे हर एक एनिमल में क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, ठीक है। उपर्युक्त लक्षणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि डीएनए अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनते हैं, यानी डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। एडेनिन जो है वो थायमीन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, जबकि साइटोसिन जो है वो गुआनिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। इतना याद रखेंगे डीएनए के बारे में। अब आते हैं हमारे चूहों को मारने का प्रक्रिया शुरू करते हैं, ठीक है। हम नहीं मारेंगे क्योंकि पहले ही लोगों ने मार चुका है, पहले ही वो मार चुके हैं इसको, तो हम अब और पाप नहीं करेंगे, ठीक है। आइए, न्यूक्लिक अम्ल की खोज। तो लड़ाई शुरू होती है, लड़ाई क्या, बेसिकली आपके डीएनए के बारे में जानने की प्रक्रिया जो शुरू होती है वो 1869 में शुरू होती है। कब शुरू होती है, 1869 में। फ्रेडरिक मीशर साहब थे, कौन थे, फ्रेडरिक मीशर या माइशर बोलो। फ्रेडरिक माइशर साहब ने क्या कहा, फ्रेडरिक माइशर साहब ने पस की कोशिकाओं में क्या देखा, एक कुछ अलग तरीके का कुछ मटेरियल उनको दिखाई दिया। उन्होंने, क्योंकि उसके बारे में उनको नाम वगैरह कुछ खास पता नहीं था, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लिन रख दिया। क्या रख दिया, न्यूक्लिन रख दिया, क्योंकि ये हमारे सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट था। किस में प्रेजेंट था, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट था। उसके बाद आते हैं अल्टमैन साहब। कौन आते हैं, अल्टमैन। और अल्टमैन साहब ने जब इसका स्टडी किया, नेचर स्टडी किया कि ये एसिडिक है, बेसिक है, इसका नेचर क्या है, तो क्योंकि ये एसिडिक था तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, इसको न्यूक्लिक एसिड कह दिया। क्या कह दिया, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद एक और आते हैं, एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनको नोबेल प्राइज मिलता है, और 1893 में कोसेल साहब आते हैं जिन्होंने इसका केमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी किया। इसके केमिकल स्ट्रक्चर को क्या किया, स्टडी किया। तो कोसेल साहब 1893 में डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और बताते हैं कि डीएनए आपका जो है वो एसिडिक है, और बाकी जानकारियां जो अभी हमें उपलब्ध हो पाई कि नाइट्रोजनस बेसिस है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, पेंटोज शर्करा प्रेजेंट है, इनकी स्टडी की देन थी। और इसी की वजह से इनको 1910 में क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है। 1910 में क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है। तो ये तो बात हो गई कि 1910 तक क्या हुआ कि ये सब कुछ चीज़ें डीएनए के बारे में जानने को मिली, लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ कि डीएनए ही आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये प्रूव नहीं हुआ था। अब इसको प्रूव करने की लड़ाई शुरू होती है और देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचता है। सबसे पहले कौन आते हैं, आपके ग्रिफिथ साहब आते हैं। कौन आते हैं, ग्रिफिथ। अब ग्रिफिथ जी ने किया क्या, इन्होंने पकड़ा आपका एक स्ट्रेन पकड़ा जो किससे ग्रसित था, न्यूमोनिया से ग्रसित था। एक बैक्टीरिया, न्यूमोनिया बैक्टीरिया को इन्होंने पकड़ा,
ठीक है। और इस न्यूमोनिया के बैक्टीरिया को इन्होंने इन्फेक्ट कराना शुरू किया चूहों में। किसको इन्फेक्ट कराना शुरू किया? चूहों को इन्फेक्ट कराना शुरू किया। बेसिकली बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन इन्होंने लिए, एक लिया एस स्ट्रेन, ठीक है, और एक लिया आर स्ट्रेन, ठीक है। क्या लिया? एस स्ट्रेन लिया और आर स्ट्रेन लिया आपका, ठीक है। अब ये जो एस स्ट्रेन था इसके पास एक प्रोटीन की कवरिंग थी, जिसकी वजह से ये जो एस स्ट्रेन था इसकी आउटर कवरिंग क्या है? स्मूथ है, ठीक है। और ये क्या था आपका? ये है आपका इन्फेक्टेड बैक्टीरिया। ये कैसा है? इन्फेक्टेड बैक्टीरिया था। कैसा है ये? इन्फेक्टेड बैक्टीरिया। किससे इन्फेक्टेड? न्यूमोनिया से। किससे इन्फेक्टेड था? न्यूमोनिया से इन्फेक्टेड था। तो इसको, इस स्ट्रेन को इन्होंने इंजेक्ट कराया, किसमें? चूहे में इंजेक्ट कराया। जब इसको चूहे में इंजेक्ट इन्होंने कराया तो चूहा क्या हो गया? चूहा मर गया। चूहा क्या हो गया बच्चों? मर गया। अब ये पकड़ते हैं किसको? आर स्ट्रेन को। आर स्ट्रेन जो है आपका, इसके पास कोई भी प्रोटीन की कोटिंग नहीं है, रफ है ये बिल्कुल, ठीक है। और ये क्या है? नॉन वायरुलेंट है। ये क्या है आपका? नॉन वायरुलेंट है, यानी ये किसी भी चीज से इन्फेक्टेड नहीं है। ये क्या है? इस पे न्यूमोनिया कॉज करने वाला कोई भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉन वायरुलेंट है। अब इसको जब इस स्ट्रेन को इन्होंने चूहे में इंजेक्ट कराया तो चूहा क्या था? चूहा जिंदा था। चूहा क्या था? जिंदा था, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है? एक स्टेप और आगे बढ़े। एक स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो इन्होंने क्या किया? इस एस स्ट्रेन वाली जो वायरुलेंट था आपका, इस एस स्ट्रेन को क्या करा? हीट किया, गर्म किया। और हमने ये अभी तक जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक्सट्रीम टेम्परेचर के कंडीशन में ये जो बैक्टीरिया और हमारे वायरसेस होते हैं ये क्या होते हैं? ये इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो जब इस एस स्ट्रेन को हीट किया, हीट करके उसको क्या किया? इसके बैक्टीरिया को क्या कर दिया? मार दिया। इसमें अब क्या हो जाएगा? ये जो बैक्टीरिया है बेसिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस हीट स्ट्रेन, एस किल्ड स्ट्रेन वाले को क्या किया इन्होंने? चूहों में, जब चूहे में इंजेक्ट कराया तो चूहा क्या था? चूहा जिंदा था। यानी हीट किल्ड एस स्ट्रेन को चूहे में इंजेक्ट कराने पर चूहा क्या मिला? जिंदा मिला। चूहा बच गया भगवान की दया से, ठीक है। आगे आओ, ठीक। अब क्या किया इन्होंने? अब ग्रिफिथ साहब को एक और खुराफात सूझा। अब इन्होंने क्या किया? एस स्ट्रेन को मिक्स कर दिया आर स्ट्रेन के साथ में। क्या किया? एस स्ट्रेन को मिक्स कर दिया आर स्ट्रेन के साथ में। और कौन से वाले एस स्ट्रेन को? इस हीट किल्ड वाले एस स्ट्रेन को मिक्स किया आर स्ट्रेन के साथ में। हीट किल्ड एस स्ट्रेन को मिक्स कर दिया आर स्ट्रेन के साथ में। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? चूहे में इंजेक्ट करा दिया। क्या करा दिया? चूहे में इंजेक्ट करा दिया। चूहे में इंजेक्ट कराया तो बेचारा चूहा तो क्या हुआ? चूहा मर गया। चूहा मर गया। अब ग्रिफिथ साहब का दिमाग क्या हुआ? ठनका, खुजली होने लगी। कह रही ये कैसे हुआ? हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब अकेले इंजेक्ट कराया तो चूहा नहीं मरा, और आर स्ट्रेन के साथ में मिक्स करा रहा हूँ तो चूहा मर जा रहा है। तो इनको ये तो पता चल गया कि ये क्या पता चला इनको कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जो क्या हो रही है, एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है। या फिर आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है। क्योंकि क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो, देखो ये एस स्ट्रेन वाला ही क्या है? ये वायरुलेंट है। आर स्ट्रेन वाला क्या है? नॉन वायरुलेंट है। तो कोई चीज़ इस एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो रही है जिसकी वजह से चूहा क्या हो गया? मर गया। लेकिन ये भाई साहब ये नहीं बता पाए कि ये कौन सी चीज़ है, ये क्या थी, ये इसके बारे में इन्होंने ये चीज़ नहीं जानकारी ये दे पाई। ये इन्होंने ये स्टडी किया था आपका 1944 में। उसके बाद आते हैं कौन? उसके बाद आते हैं आपके एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी साहब आते हैं। ओसवाल्ड, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी साहब आते हैं और ये भी इन्हीं की स्टडी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और फिर ये बताते हैं कि ये क्या है? आपका डीएनए है। डीएनए की ही वजह से क्या हो रहा है? जो बैक्टीरिया था डीएनए ही एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हुआ था और वायरुलेंट होने की वजह से क्या हुआ था? वो चूहा मर गया था। ठीक है, कैसे इन्होंने क्या स्टडी किया था अब हम आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, कौन है आप? सॉरी एक सेकंड। कौन है आपके? एवरी, मैक्लियोड और कौन है? मैकार्टी साहब हैं। ये स्टडी करते हैं 1952 में, आई गेस एक बार ईयर देख लीजिएगा, 1952 में शायद ये स्टडी करते हैं। ठीक है, करते क्या है ये? आपका जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था, ठीक है,
इस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को ये कल्चर्ड मीडियम में क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। ठीक है, इस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को क्या करते हैं, कल्चर मीडियम में ये ग्रो कराते हैं और क्या करते हैं, ये इन्फेक्ट कराते हैं। ठीक है, इन्फेक्ट तो कराया ही था कल्चर मीडियम में, पहले तो इसको कल्चर मीडियम, एस स्ट्रेन वाले हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को क्या करते हैं, कल्चर मीडियम में क्या करते हैं, कल्चर कराते हैं यानी ग्रो कराते हैं इसको। ठीक है, ग्रो कराने के बाद ये 3 प्रोसेस में अपना काम शुरू करते हैं। एक क्या करते हैं, सबसे पहले ये क्या करते हैं, कल्चर ग्रो कराया, इसको ग्रो कराने के बाद में ये क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूज कराया, इसको सेंट्रीफ्यूज करा यानी इसको ब्लेंड कर दिया बेसिकली। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करा करके क्या देखना है कि एस सेल जो है ये आपके क्या हो रहा है, नीचे की तरफ बॉटम में बैठ जा रहा है। क्या हो रहा है, बॉटम में बैठ जा रहा है। अब ये जो हीट किल्ड वाला था, इस हीट किल्ड वाले से ये इन्होंने क्या किया, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, जो इसमें जो प्रोटीन थी, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ये क्या कर ले रहे हैं, अलग कर ले रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या कर ले रहे हैं, अलग कर ले रहे हैं। कल्चर मीडियम में ये क्या करते हैं, इनको सेंट्रीफ्यूज करके प्रोटीन को, डीएनए को और आपके आरएनए को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर ले रहे हैं। ठीक है, सेपरेट क्यों किया है, अब इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, हमारे पास होता है कुछ एंजाइम होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, कैटालिस्ट की तरह भी काम करते हैं और डिस्ट्रॉयर की तरह भी काम करते हैं। तो प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट था उसमें इन्होंने एंजाइम डाल दिया, प्रोटीएज। क्या एंजाइम डाल दिया बच्चों, प्रोटीएज डाल दिया। और जिसमें आरएनए था उसमें इन्होंने कौन सा एंजाइम डाल दिया, आरएनएज डाल दिया। और जिसमें डीएनए था उसमें डाल दिया इन्होंने, डीएनएज डाल दिया। ठीक है, प्रोटीएज क्या करेगा, आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाएगा, प्रोटीन को क्या कर जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। ठीक है, अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनना, इसमें ये जो आपका टेस्ट ट्यूब था इसमें तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ डीएनए है, इसमें सिर्फ आरएनए है, इसमें सिर्फ प्रोटीन है, ऐसा नहीं है। इन टेस्ट ट्यूब में क्या है, तीनों ही मटेरियल हैं। अब तीनों ही मटेरियल में इन्होंने सबसे पहले वाले में प्रोटीएज डाल दिया, दूसरे वाले में आरएनएज डाल दिया और तीसरे वाले में डीएनएज डाल दिया। ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या हुआ, प्रोटीएज की वजह से क्या होगा, इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। अब इसमें बचेगा क्या, आपका बचेगा आपका डीएनए बचेगा और क्या बचेगा, आरएनए बचेगा। क्या बचेगा, आरएनए बचेगा। तो क्या हो रहा है, जब इन्फेक्ट कराएंगे तो क्या होगा, कोई चीज़ ऐसे क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी, ट्रांसफ़र होगी ये चीज़, और क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया को फिर से इन्फेक्ट कराते हैं और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा। माउस क्या हो जाएगा, मर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने देखा, ये इन्होंने करके देखा हुआ है। ठीक है, प्रोटीएज फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, प्रोटीएज की वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, बचा हुआ है डीएनए और आरएनए, और फिर चूहे को इन्फेक्ट करा रहे हैं तो चूहा जो था वो क्या हुआ, मर गया। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में जो इन्होंने रखा हुआ था मटेरियल, सेम मटेरियल है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन रखा हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, इसमें आरएनएज डाला इन्होंने, क्या डाला, आरएनएज डाला। तो आरएनएज डालने के बाद भी क्या हुआ, इसमें जो आरएनए, जितना भी आरएनए मॉलिक्यूल होगा वो सब क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। अब इसमें बचेगा क्या, इसमें बचेगा प्रोटीन और क्या बचेगा, डीएनए बचेगा। क्या बचेगा, प्रोटीन और क्या बचेगा, डीएनए बचेगा। तो फिर भी क्या हो रहा है, जब इससे फिर से इन्होंने क्या कराया, इन्फेक्ट कराया चूहे को, तो चूहा क्या हो गया, मर गया। फिर से क्या हुआ, चूहा मर गया। अच्छा, पहले वाले में तो हमें पता चल गया था कि अच्छा प्रोटीन तो नहीं है, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका है, तो प्रोटीन तो नहीं है, जो ट्रांसफ़र हो रही है क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया से चूहे में ट्रांसफ़र हो रही है, ये चीज़ तो नहीं है। दूसरे में भी क्या पता चला, आरएनए डाइजेस्ट हुआ फिर भी चूहा मरा, तो इससे ये तो नहीं पता चला कि ना तो प्रोटीन है और ना ही क्या है, आरएनए है। अभी इसी स्टेप पे तो ये तो थोड़ा थोड़ा सा इनको डाउट होने लगा कि अच्छा हाँ ठीक है, ये क्या हो सकता है, ये डीएनए ही हो सकता है। फिर भी इन्होंने ये चीज़ करके देखी। क्या करके देखी, इसमें इन्होंने डाला डीएनएज। डीएनएज क्या करेगा, डीएनए को डाइजेस्ट कर जाएगा, डीएनए को क्या कर जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा, डिकम्पोज कर देगा। अब इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा आरएनए बचेगा और क्या बचेगा, आपका प्रोटीन बचेगा। ठीक है, जब इस वाले जो आपका मॉलिक्यूल था, इसको जब इन्होंने ट्रांसफ़र कराया, चूहे को इन्फेक्ट कराया, जो चूहा था वो जिंदा रह गया। चूहा क्या हुआ, जिंदा रह गया। ठीक है, तो इससे इन्हें ये पता चला कि ये डीएनए ही है जो क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, और यही क्या कर रहा है,
चूहे को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब क्या हुआ, चूहा मर गया। अगर जो हीट किल्ड वाला था, ठीक है, हीट किल्ड वाला था, तो उसमें ऐसा क्या जो चीज़ प्रेजेंट थी आपकी, क्या थी, डीएनए प्रेजेंट थी जो ट्रांसफ़र हुई होगी, जिसकी वजह से चूहा क्या हुआ होगा, मर गया होगा। तो इससे ये प्रूव हुआ कि आपका क्या है, डीएनए ही है, जेनेटिक मटेरियल जो क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसकी वजह से चूहा क्या था, ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट में जो चूहा मर गया था। ठीक है, सेम चीज़ को इन्होंने क्या किया था, कैरी फॉरवर्ड करके ये चीज़ प्रूव करी। प्रूव तो किया इन्होंने, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट इनके एक्सपेरिमेंट से संतुष्ट नहीं थे। बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये चीज़ नहीं माना कि भैया ये डीएनए ही है, लोगों को और भी प्रूफ चाहिए था, लोगों को और भी चीज़ें चाहिए थी, और भी सबूत बताओ जिससे डीएनए क्या है आपका, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो आते हैं एक और एक्सपेरिमेंट है जो हमारे अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज साहब ने किया था, जिससे ये प्रूव हो चुका था कि हाँ, ये जो मटेरियल है आपका, ये डीएनए ही है जो क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये है हमारे अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज साहब ने ये एक्सपेरिमेंट आपका किया था। ईयर एक बार आप देख लीजिएगा, मैं ईयर के बारे में श्योर नहीं हूँ, ईयर एक बार आप अपने टेक्स्ट बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, अब इन भाई साहब ने क्या किया, देखो ये है आपका बैक्टीरियोफेज। ये क्या है बच्चों, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक ऐसा वायरस जो कि आपके बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करेगा, संक्रमित करेगा। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है उसको क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। यानी ये जो बैक्टीरिया है ये वायरस के लिए होस्ट का काम करता है। ये जो बैक्टीरिया ये वायरस के लिए किसका काम करता है, होस्ट का काम करता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, ये जो हम हमने अभी पढ़ा था, एक सेकेंड, ये एवरी मैकलियोड मैकार्टी का जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा, इसको ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी है जो ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम बैक्टीरिया टू माउस। ठीक है, वो चीज़ क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम बैक्टीरिया टू माउस, इसीलिए क्या कहा जा रहा है, इसको ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट कहा जा रहा है। ये जो है आपका अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट को ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ट्रांसडक्शन पारगमन प्रयोग जो है, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया और किस तरह से किया ये हम डिस्कस आज करेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये है हमारा बैक्टीरियोफेज। क्या है, बैक्टीरियोफेज। दो बैक्टीरियोफेज को इन्होंने लिया। बैक्टीरियोफेज आपका क्या है, ऐसा बैक्टीरिया जिसने जो किससे संक्रमित हुआ है, वायरस से संक्रमित हुआ है। ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया इज योर बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने उठाया दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके, एक था आपका क्या, सल्फर 35, सल्फर 35 ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और दूसरा है फॉस्फोरस 32। क्या है बच्चों, फॉस्फोरस 32। दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। अब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इन्होंने किया क्या, आगे हम देखते हैं। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले ये जो बैक्टीरियोफेज होता है आपका, इसका ये जो आउटर कवरिंग है ये बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है बच्चों, प्रोटीन का। और ये अंदर की तरफ होता है आपका जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इसी जेनेटिक मटेरियल को हमें पता करना है कि बेसिकली ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये क्या है, डीएनए है, प्रोटीन है कि आरएनए है, यही हमें पता करना है। ठीक है,
अब क्या किया इन्होंने, यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज लिया, दो बैक्टीरियोफेज लिया हुआ है, क्योंकि एक पर रेडियो एक्टिव सल्फर के क्या करेंगे प्रेजेंस में हम क्या करेंगे इसको इन्फेक्ट कराएंगे, और एक को हम क्या करेंगे फॉस्फोरस के प्रेजेंस में इसको इन्फेक्ट कराएंगे, बेसिकली इंजेक्ट कराएंगे। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में 3 प्रोसेस होता है। कितना प्रोसेस होता है? 3 प्रोसेस। सबसे पहले हम इन्फेक्ट कराते हैं, फिर उसको मिक्स करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे, एंड देन सेंट्रीफ्यूज करेंगे, अलग अलग करेंगे, हर मटेरियल को क्या करेंगे अलग अलग करेंगे। ठीक है, अब आइए, अब हुआ क्या, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं इन्फेक्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल जो है आपका, यहाँ पर जो आपका ये है ये जो प्रोटीन कैप्सूल है हमारा, यहाँ पर क्या है S32 से हमने लेबल कर दिया एक को, और दूसरे को रेडियो एक्टिव फास्फोरस से क्या कर दिया लेबल्ड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है अब जानो, अब यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा, ये देखो हम क्या करा रहे हैं, हम सबसे पहले ये हमने एक्सपेरिमेंट किसके से हेल्प से किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया था। कौन सा बैक्टीरिया लिया था बच्चों? ई कोलाई बैक्टीरिया लिया था, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया लिया था। कुछ लोग एस्केरिकिया कोलाई बैक्टीरिया भी इसको बोलते हैं, दोनों ही ठीक ही है। ठीक है, अच्छा अब क्या कर रहे हैं, जो बैक्टीरियोफेज है ये किसको इन्फेक्ट कर रहा है, हमारे ई कोलाई को इन्फेक्ट कर रहा है। किसको इन्फेक्ट कर रहा है? ई कोलाई को। एक में हमने कौन सा एलिमेंट इंजेक्ट कराया हुआ है, सल्फर 35, रेडियो एक्टिव सल्फर 35 वाला एलिमेंट इंजेक्ट कराया हुआ है। एक में हमने क्या इंजेक्ट कराया हुआ है, फॉस्फोरस 32 वाला इंजेक्ट कराया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करा रहे हैं, इसको क्या करा रहे हैं इन्फेक्ट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं बच्चों? इन्फेक्ट करा रहे हैं। ठीक है, इन्फेक्ट कराने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करेंगे तो जो ये प्रोटीन कोट होता है, ये क्या होता है, ये चला जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, एंटर कर जाएगा। जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, सेल में क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा। जेनेटिक मटेरियल एंटर कर गया, ब्लेंडिंग हो गई। अब क्या करेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद क्या होगा, आपके जो अलग अलग मटीरियल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जेनेटिक मटीरियल है, वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है, इस जिसमें हमने सल्फर 35 वाला मटेरियल इंजेक्ट किया था, इसमें हमें ये देखने को मिला कि कोई भी जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट हुआ था, जो आपका ई कोलाई इन्फेक्ट हुआ था, इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर इसमें डिटेक्ट नहीं हुआ। जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें कोई भी सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर जैसा मटेरियल डिटेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो है, जो आपका कोई सा भी, अभी इन्हें पता नहीं है कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, तो वो क्या हुआ, वो डिटेक्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो आपका फॉस्फोरस 32 वाला जिससे लेबल किया था, तो उसमें क्या देखा जा रहा है कि फॉस्फोरस 32 वाला जो है, ये फॉस्फोरस वाला मटेरियल आपका क्या हो रहा है, डिटेक्ट हो रहा है इस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया में। क्या हो रहा है, इस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, डिटेक्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ थी, ये जो जब सेंट्रीफ्यूज कराया, तो एक यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पर कुछ इस तरह से, ये मान लेते हैं हमारा टेस्ट ट्यूब है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पर जो हैवी मटेरियल था वो क्या हो गया, नीचे आ गया, और जो आपका लाइट वाला था वो क्या हो गया, ऊपर चला गया। नीचे वाले को सुपरनेटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सुपरनेटेंट बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, नीचे वाले को पैलेट बोलते हैं, पैलेट, और ऊपर वाला जो है आपका वो सुपरनेटेंट है। क्या है, सुपरनेटेंट है। ठीक है, तो सुपरनेटेंट वाले में क्या हो गया, ये ऊपर वाले में क्या डिटेक्ट हो रहा है, आपका ऊपर वाले में सल्फर डिटेक्ट हो रहा है, और नीचे वाला जो मटेरियल है, जो हमारा बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है, वहाँ पे क्या हो रहा है आपका, नीचे वाले में क्या डिटेक्ट हो रहा है आपका, सल्फर डिटेक्ट हो रहा है, सॉरी फॉस्फोरस डिटेक्ट हो रहा है। क्या डिटेक्ट हो रहा है, फॉस्फोरस डिटेक्ट हो रहा है, और इसमें कोई भी आपका, इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिटेक्ट नहीं हुआ। नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट इन द सुपरनेटेंट। कौन से वाले में, जो आपका फॉस्फोरस से लेबल किया हुआ था। किससे लेबल किया हुआ था, फॉस्फोरस से लेबल किया हुआ था। ठीक है, एक बार फिर से इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। हमने क्या किया था, सबसे पहले बैक्टीरियोफेज लिया, उसमें हमने क्या किया कि एक को हमने सल्फर
35 से क्या करा, लेबल्ड कर दिया। दूसरे को हमने क्या करा, फास्फोरस 32 से लेबल्ड कर दिया। ठीक है, इसको हमने क्या करा, ई कोलाई, इस बैक्टीरियोफाज को हमने क्या किया, ई कोलाई को हम ई कोलाई से इन्फेक्ट करा दिया, मतलब ई कोलाई को इस बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट करा दिया। जब इन्फेक्ट कराया तो ब्लेंडिंग कराने से क्या हुआ, जेनेटिक मटीरियल क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, और ये कोट वाला जो था, प्रोटीन कोट वाला जो था आपका, जो आउटर कवरिंग बेसिकली इसकी थी, वो क्या होता है, निकल जाता है। फिर क्या होता है, हम सेंट्रीफ्यूगेशन करा रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ मटेरियल इसका नीचे की तरफ जमा हो जा रहा है, कुछ मटेरियल क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जमा हो जा रहा है। ये जो पैलेट वाला मटेरियल, जो नीचे की तरफ वाला मटेरियल था, इसमें आपका क्या देखा जा रहा है कि नीचे वाले में जो सल्फर से डिटेक्टेड था, जो लेबल्ड था, इसमें नीचे वाले में क्या हो रहा है, कोई भी रेडियो एक्टिव जैसा नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल, इसमें कोई भी क्या हो रहा है, कोशिका के अंदर यानी मटेरियल के अंदर, जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई भी सल्फर जैसा एलिमेंट हमको दिखाई नहीं दे रहा है। और सुपरनेटेंट में ऊपर वाले में क्या दिख रहा है, आपका सल्फर मटेरियल प्रेजेंट है। जबकि जो फास्फोरस से लेबल्ड था उसमें क्या हो रहा है कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाला आपके जेनेटिक मटेरियल में ई कोलाई के सेल में क्या हुआ है, डिटेक्ट हुआ। और जो आपका सुपरनेटेंट वाला था, इसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई, कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं शो हुई। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, अब बताओ ज़रा सा, फास्फोरस किस में प्रेजेंट होता है, फास्फोरस आपका डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि क्योंकि जो फास्फोरस से लेबल किया हुआ था तो उसमें क्या देखा गया, फास्फोरस ही प्रेजेंट है। फास्फोरस 32 का रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर शो हो रही है, जिससे ये प्रूव हो गया कि यस, डीएनए इज दी जेनेटिक मटेरियल। डीएनए ही क्या है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल है आपका। ठीक है, डीएनए क्या है आपका, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये क्या था, हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट था, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट आपका यहाँ से प्रूव हो गया कि डीएनए इज योर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आगे चलिए, ये है आपका आज का टॉपिक था ये हमारा, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने ये प्रूव कर दिया आज कि क्या हुआ, डीएनए इज योर जेनेटिक मटेरियल। अब जब ये प्रूव हो चुका है कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो कुछ और चीज़ें भी आती हैं। कुछ बाकी चीज़ों पर, बाकी ऑर्गेनिज्म पर भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो ये भी देखा गया कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे आपके कुछ वायरसेस हैं, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है आपका, टीएमवी जिसको बोला जाता है। एक सेकेंड, अरे एक मिनट, जो आपका टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसमें देखा गया कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। कुछ और भी वायरसेस हैं जिसमें देखा गया कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम किया गया। तो एक कॉमन क्या कहते हैं कि सहमति पर आया गया कि आरएनए कुछ ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। लेकिन मोस्ट ऑर्गेनिज्म में आपके डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। पर कुछ और क्वालिटीज़ देखी गई, हम अगली क्लास में देखेंगे। हम आरएनए और डीएनए का कंपैरिजन देखेंगे कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से डीएनए को जेनेटिक मटेरियल की पदवी दी गई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी गई, डीएनए को ज़्यादा दी गई। तो ऐसा क्यों हुआ था, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास से हर्शे और चेज ने क्या प्रूव कर दिया कि यस, डीएनए ही आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी डिस्कस करेंगे, और जो आपका टॉपिक है रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों का कमेंट आया था कि क्वेश्चन भी करा दीजिए मैम, तो बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी बताते रहूँगी कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले पहले आपका सिलेबस जो है वो पूरा ख़त्म हो जाए और आपको बेहतर कंटेंट डिलीवर किया जा सके। कमेंट करिएगा, फीडबैक दीजिएगा ताकि और इम्प्रूव कर सकूं, और जो समझाने का तरीका या जो भी है आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट के ज़रिए। अपना ख्याल रखते रहिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।